आइए अब फिजिक्स में हम लोग समरी यानी सारांश को देखेंगे। तो सारांश देखने से पहले जो अभी हमने क्वेश्चन किया है इसके पहले वाले लेक्चर में, उसको थोड़ा समझ लीजिए, नहीं यहाँ पे गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो एक कैपेसिटर है, पहले एक कैपेसिटर है 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। अब ये बैटरी को हटा लिया गया है। अब ये एक अनावेशित कैपेसिटर इसके साथ जोड़ दिया गया है। पहले बैटरी से आवेशित किया गया, ये 900 पिकोफैरेड का संधारित्र था। अब जब ये बैटरी द्वारा आवेशित हो गया तो इसके साथ में एक और 900 पिकोफैरेड का दूसरा संधारित्र जोड़ दिया गया जो कि अनावेशित था। तो अब देखिए जोड़ने पे ऐसा लग रहा है जैसे ये समांतर क्रम है, प्लस प्लस प्लेट इधर है, प्लस प्लस प्लेट इधर, माइनस माइनस इधर है, इसमें भी माइनस इधर है। तो ऐसा लग रहा है जैसे समांतर क्रम में है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन तब होगा जब इसके साथ बैटरी जुड़ेगी। ध्यान दीजिए, बैटरी जुड़ेगी तब। तो जब बैटरी जुड़ जाएगी तो जो है इसमें पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर में एक ही रहेगा, टर्मिनल पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक अनावेशित संधारित्र को इसके साथ जोड़ा गया है तो अब यहाँ पर आवेश भी बटेगा, आधा आधा हो जाएगा, और विभव भी आधा आधा हो जाएगा, यानी पोटेंशियल भी आधा आधा हो जाएगा। तो इस बात से कभी कंफ्यूज न होइएगा कि ये समांतर क्रम में है तो यहाँ विभव समान रहेगा। विभव समान तब होता जब बैटरी जुड़ी होती। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए आवेश भी Q/2 हो गया है और विभव भी V/2 हो गया है। अब थोड़ा सा समांतर क्रम संधारित्र यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर देखिए दो संधारित्र जुड़े हुए हैं और यहाँ पर V लिखा गया है, यानी दोनों में वोल्टेज सेम होगा, विभव। तो ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ जब बैटरी जोड़ी जाएगी तो बैटरी अगर 12 वोल्ट की है तो 12 ही रहेगा, तो विभव सेम रहेगा दोनों के लिए। तो इसलिए यहाँ पर V लिखा गया है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर भी देखिए V लिखा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन लगाने में गलती हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर संधारित्र को जो है, जो अनावेशित है, उसको ला करके जोड़ा गया है। तो यहाँ आवेश भी आधा आधा बट रहा है और विभव यानी पोटेंशियल भी आधा आधा बट रहा है, क्योंकि दोनों का संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटी सेम है। तो सेम जब जुड़ेंगे तो आधा इसमें आधा इसमें, आधा ही जा पाएगा। जैसे अगर हम बाल्टी 2 रख दें 20-20 लीटर की और एक में 10 लीटर पानी भर दें और पाइप से जोड़ दें तो दोनों में पानी 5-5 लीटर रहेगा, क्योंकि दोनों 20-20 लीटर की हैं। तो इसी प्रकार संधारित्र दोनों 900 पिकोफैरेड के हैं, तो दोनों में आवेश आधा आधा रहेगा। और आवेश जब आधा हो जाएगा तो ऊंचाई आधी हो, जैसे पानी आधा हुआ था तो पानी की ऊंचाई आधी हो जाएगी। जब पानी की ऊंचाई आधी हो जाएगी, 10 लीटर में जितना ऊंचाई थी पानी की, 5 लीटर में उसकी आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा भी आधी हो गई, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी आधी हो गई। तो यहाँ भी पोटेंशियल आधा हो जाएगा, यानी विभव आधा होगा। बाल्टी में पोटेंशियल एनर्जी आधी हो रही है, यहाँ पर पोटेंशियल आधा हो रहा है। बाल्टी में पानी आधा आधा दोनों में हो रहा है, यहाँ आवेश आधा आधा दोनों संधारित्र में हो रहा है। तो जहाँ जो भरने लायक है वही आधा हो रहा है। तो इसको ध्यान देना। अब आ जाते हैं सारांश पर। तो कह रहा है स्थिर वैद्युत बल एक संरक्षी बल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव है, यानी इसका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होता। किसी बाह्य बल यानी स्थिर वैद्युत बल के समान एवं विपरीत जो होगा बाह्य बल द्वारा आवेश Q को बिंदु R से बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य Q Vp माइनस VR है, R से P बिंदु तक। तो P अंतिम है, तो अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, जो कि अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच
आवेश की स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर है। अब देखिए, चूंकि स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू mgh होती है तो ऊंचाई h हो गई, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर विभव को पोटेंशियल कहते हैं, तो इसलिए स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर कह रहा है, क्योंकि कार्य जो है वो जो आवेश संचित है उसी के कारण होगा, और आवेश जो है वो स्थिर रूप से संचित है, इसीलिए स्थिर वैद्युत बल है, इसीलिए स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, किसी बिंदु पर विभव किसी बाह्य एजेंसी प्रति एकांक धनावेश द्वारा किया गया वो कार्य होता है जो उस आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम छत पर किसी ईंट को अपने हाथ से ले जाएं और छत से छोड़ें तो वो ईंट अपने आप जमीन पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम उसको नीचे से छत पे ले गए तो हमारे द्वारा जो कार्य किया गया वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। उसी ऊर्जा के कारण वो वस्तु ऊपर से अपने आप नीचे चली जाती है। तो इसी प्रकार अनंत से किसी एकांक धनावेश को जब किसी बिंदु तक लाया जाता है तो उसके लाने में जो हम ऊर्जा खर्च करते हैं वो उसमें संचित हो जाती है, और जो हम कार्य करते हैं वो उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, और वही उसका विभव होता है। किसी बिंदु पर विभव किसी योज्यता स्थिरांक के अंतर्गत यादृच्छिक होता है। तो योज्यता स्थिरांक का मतलब योग मतलब जोड़ना, और यादृच्छिक का मतलब अंग्रेजी में आर्बिट्री होता है, मतलब मनमाना, मतलब जो हमारी इच्छा हो। तो वही कह रहा है कि किसी बिंदु पर विभव किसी योज्यता स्थिरांक यानी एडिटिव कांस्टेंट के अंतर्गत यादृच्छिक होता है, यानी अपने मन के हिसाब से मान सकते हैं। क्योंकि जो राशि भौतिक रूप से महत्वपूर्ण है वो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है। यदि अनंत पर किसी आवेश के कारण विभव को शून्य चुने अथवा माने तो मूल बिंदु पर रखे किसी आवेश Q के कारण स्थिर सदिश R वाले बिंदु पर वैद्युत विभव VR इक्वल टू 1/4πε0 Q/R है। तो अपनी इच्छा के अनुसार है हम क्या मान रहे हैं, तो हमने अनंत पर विभव शून्य मान लिया है। तो जिस बिंदु पर ला रहे हैं उसकी दूरी अगर R है तो उस बिंदु पर विभव यानी वोल्टेज 1/4πε0 Q/R होगा। तो अनंत पर हमने आवेश के कारण विभव को शून्य चुना है या माना है, तब ऐसा है। तो इसीलिए हम बार बार आपको समझाते हैं कि कोई चीज़ जो भी है वो मान ली गई है नहीं हकीकत में। जैसे गेहूं है तो गेहूं उसको मान लिया गया है, पता नहीं वो क्या है। चावल है उसको चावल मान लिया गया है। हमारा जो नाम है वो हमको मान लिया गया है, पता नहीं हम क्या। तो हर चीज़ को माना गया है। मूल बिंदु पर स्थित P द्विध्रुव आघूर्ण के बिंदु द्विध्रुव के कारण स्थित सदिश R के किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव V, और ये पोजीशन वेक्टर को यानी सदिश को बता रहा है, तो इसलिए R लिखा गया है। तो ये हो गया 1/4πε0 P.R⁻², जहाँ पर P हमारा डाइपोल मोमेंट है डाइपोल का, और ये R कैप जो है एकांक सदिश है। यह परिणाम किसी द्विध्रुव जिस पर आवेश -Q तथा Q एक दूसरे से 2a दूरी पर हो के लिए R > A शर्त के साथ लागू होता है। तो अगर जो है R की वैल्यू जो द्विध्रुव रखे गए हैं दो आवेश -Q और +Q, उनके बीच की दूरी अगर ये 2a से ये R बहुत ज़्यादा है, A से ही कर दिया, 2a को भी आधा कर दिया, उससे बहुत ज़्यादा है, तब हम इस तरह कह सकते हैं। इसी प्रकार स्थित सदिश R1 R2 से लेकर Rn के आवेशों Q1 Q2 से Qn के आवेश विन्यास का अध्यारोपण सिद्धांत द्वारा किसी बिंदु P पर विभव यानी सुपरपोजिशन या ओवरलैपिंग वाला जो है सिद्धांत अगर यहाँ लगा दें तो V = 1/4πε0 Q1/R1P + Q2/R2P + Q1/RnP। तो इस प्रकार से सारे विभव को हम जोड़ सकते हैं, सारे बिंदु विभव के।
यहाँ पर R1p आवेश Q1 तथा P के बीच R2p आवेश Q2 तथा P के बीच की दूरी है तथा अन्य दूरियां इसी प्रकार हैं जैसा आगे हम इसी तरह लिखते चले जाएंगे। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का समान मान होता है। नाम ही है समविभव यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल उसका हर जगह सेम होता है उस सरफेस पे। ध्यान दीजिए, पृष्ठ सरफेस पे जैसे गेंद है तो गेंद के बाहरी सतह पर, ना कि पूरी गेंद पर। यही गलती होती है, इसको ध्यान दीजिए कि सेंटर से लेकर सरफेस तक पूरी गेंद में विभव समान नहीं रहेगा, केवल बाहरी सतह पर। जैसे प्याज है तो प्याज का जो बाहरी सतह है उस पर समविभव पृष्ठ होगा। अब एक एक छिलका हटा दें तो अब जो सतह निकलेगी वो भी समविभव पृष्ठ पर होगी, लेकिन जो पहले छिलका जो हम निकाल दिए उसका विभव अलग होगा, ये विभव अलग होगा, लेकिन पूरी सतह पर विभव एक जैसा होगा। ये कहने का मतलब है। किसी बिंदु आवेश के लिए उस आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्री गोले समविभव पृष्ठ होते हैं। देखिए बता दिए ना, संकेंद्री मतलब कोसेंट्रिक, यानी जिनका एक ही केंद्र बिंदु से वृत्ताकार अगर हम खींच दें तो जो परिधि होगी वहां पर समान होगा, उस पृष्ठ पर समान होगा, ना कि पूरे गोले पर। अब दूसरा अगर त्रिज्या से वृत्त खींचेंगे उससे छोटा तो उसके भी पृष्ठ पर समान होगा, लेकिन जो बड़ा पृष्ठ होगा उसमें और इस छोटे पृष्ठ में दोनों में विभव का अंतर होगा, लेकिन इस पृष्ठ में पूरे में एक ही समान होगा। तो समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विभव विद्युत क्षेत्र ई उस बिंदु से गुजरने वाले अभिलंब के अनुदिश होता है। तो जो समविभव पृष्ठ होता है उस पर जो विद्युत क्षेत्र ई होता है उससे गुजरने वाले अभिलंब के अंदर से यानी परपेंडिकुलर होता है, लंबवत। ई की दिशा वही होती है जिस दिशा में विद्युत विभव तीव्रता से घटता है। और जो ई की दिशा की अगर बात करें तो ई की दिशा वही होगी जिस दिशा में विद्युत विभव तीव्रता से घटता है। तो जाहिर सी बात है कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर घटता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण आवेश की ओर होगी। अब देखिए कह रहा है कि किसी आवेशों के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा आवेशों को उनकी स्थितियों पर लगातार एकत्र करने में किए गए जाने वाले कार्य के बराबर होती है। जैसी बात है ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है, तो आवेशों को जब वहां तक लाया जाएगा तो जो कार्य करेंगे वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। दो आवेशों Q1 तथा Q2 की R1 तथा R2 पर स्थितिज ऊर्जा U = 1/4πε0 Q1 Q2 एवं उनके बीच की दूरी R1 R2 इसलिए R12 कर दिया। यहाँ R12 दो आवेशों Q1 व Q2 के बीच की दूरी है। अब देखिए 7वां पॉइंट है, कह रहा है किसी बाह्य विभव VR में, यहाँ पर थोड़े ध्यान दीजिए कि संचित स्थितिज ऊर्जा मतलब किसी बाह्य बल द्वारा, मतलब जो हम लगा रहे हैं उसके द्वारा, किसी बाह्य विभव VR में, ये पोजीशन वेक्टर है R में आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा QVR होती है। जाहिर सी बात है कि W = QV होता है, एक समान। तो यही जो कार्य है यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी द्विध्रुव P की स्थितिज ऊर्जा -P.E होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी द्विध्रुव P की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? -P.E होती है। इसको ध्यान देना है, इसके पीछे वाले चैप्टर में भी हम लोग इसको पढ़े हैं। अब देखिए, किसी चालक के अभ्यंतर में स्थिर वैद्युत क्षेत्र E शून्य होता है। मतलब कोई कंडक्टर है तो अभ्यंतर का मतलब उसके अंदर की बात होगी, देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E 0 इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर। इंटीरियर का मतलब अंदर वाले भाग में। तो जैसा हमने पीछे पढ़ा था वही कंडीशन यहाँ पर है कि किसी जो कंडक्टर है उसके अंदर स्थिर वैद्युत क्षेत्र E शून्य होता है। किसी आवेशित चालक के पृष्ठ के तुरंत बाहर E पृष्ठ के लंबवत होता है।
तो कोई सरिया है, मान लीजिए सरिया में अगर जो है कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें विद्युत क्षेत्र उस सरिया के लंबवत होगा बाहर की ओर 90 डिग्री पे। वही कह रहा है ई पृष्ठ के लंबवत होगा, तो सरिया का जो बाहरी सतह है उसके लंबवत होगा 90 डिग्री पे। ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यहाँ पर एन कैप बहिर्मुखी अभिलंब के अंदिश एकांक सदिश तथा सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो चूंकि बाहरी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र है तो इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व रखा गया है, और ये एन कैप जो है ये एकांक सदिश है जो कि बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर अभिलंबवत होगा, यानी बहिर्मुखी बाहर की ओर 90 डिग्री पर। किसी चालक के आवेश केवल उनके पृष्ठ पर ही विद्यमान रह सकते हैं। किसी चालक के अंतर्गत भीतर तथा उसके पृष्ठ पर विभव हर बिंदु पर नियत रहता है। तो कोई चालक है कंडक्टर, तो जाहिर सी बात है कि आवेश मान लीजिए धन आवेश प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित तो ऋण आवेश होता है, तो जो भी आवेश प्रभावित होगा वो एक ही तरह का होगा, तो उसके बीच प्रतिकर्षण होगा, तो वो ज्यादा दूरी में रहना पसंद करेगा। इसीलिए मान लीजिए कोई सरिया है और उसमें आवेश प्रभावित हो रहा है तो सबसे ज्यादा दूर रहना पसंद करेगा, क्योंकि एक ही प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होगा। तो इसीलिए सबसे दूर क्या है, पृष्ठ भाग, इसीलिए पृष्ठ से आवेश प्रवाहित होता है। तो इसीलिए कह रहा है कि किसी चालक के आवेश केवल उसके पृष्ठ पर ही विद्यमान रह सकते हैं। किसी चालक के अंतर्गत यानी भीतर तथा उसके पृष्ठ पर विभव हर बिंदु पर नियत रहता है। देखिए विभव को हर बिंदु पर नियत रहना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है धन आवेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। अगर विभव समान न होता बाहर भीतर तो बाहर वाला आवेश अंदर न चला जाता, अगर ऋण आवेश होता तो वो बाहर से अंदर न चला जाता। नहीं, धन आवेश मतलब उच्च विभव से निम्न विभव में, तो अगर अंदर निम्न विभव होता तो धन आवेश पृष्ठ से अंदर चला जाता, जबकि बाहर केवल बाहरी पृष्ठ पर ही है। तो इसका मतलब कि पूरा सरिया में केवल विभव एक ही समान है, इसलिए हर बिंदु पर विभव नियत रहता, क्योंकि आवेश चलकर उसके अंदर नहीं जा पा रहा। अगर विभवांतर होता तो अंतर होने पे विभव के अंतर होने पर आवेश चल जाता है, तो चल के पहुंच जाता। अब अंतर नहीं है इसीलिए नहीं पहुंच पा रहा, इसीलिए मतलब ये हुआ कि सरिया में सब जगह विभव एक समान। चालक के भीतर किसी आवेश विहीन कोटर यानी गुहा में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो अगर कोई कंडक्टर है उसके भीतर कोई कैविटी है यानी गुहा है तो उसमें विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अब यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि किसी चालक के अभ्यंतर यानी इंटीरियर में यानी अंदर में स्थिर वैद्युत क्षेत्र ही शून्य होता है। तो वैसे भी शून्य होता है। अगर गुहा होगी चालक के भीतर किसी आवेश विहीन कोटर यानी गुहा में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ध्यान दीजिए, आवेश विहीन यानी उस गुहा के अंदर कोई आवेश ना हो तब हम बात करेंगे, नहीं तो उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये ध्यान देना। अब आगे देखिए, कह रहा है संधारित्र दो ऐसे चालकों का निकाय होता है जो किसी विद्युत रोधी द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं। तो जो कैपेसिटर होता है हमारा संधारित्र, उसमें क्या होता है, दो प्लेटें होती हैं और दोनों प्लेटों को किसी डाई इलेक्ट्रिक द्वारा या यूं कहें विद्युत रोधी द्वारा एक दूसरे से पृथक रखा जाता है। अब चालक द्वारा पृथक क्यों नहीं करते, चालक द्वारा अगर पृथक कर देंगे तो ये संधारित्र में जो आवेश है वो चल के चालक द्वारा जमीन में चला जाएगा और आवेश विहीन हो जाएगा संधारित्र यानी कैपेसिटर। इसलिए विद्युत रोधी द्वारा अलग करते हैं, तभी उसकी प्लेटों पे आवेश संचित हो सकता है यानी उसके अंदर ऊर्जा संचित हो सकती है। तो इसकी धारिता C को C=Q/V द्वारा परिभाषित किया जाता है। यहाँ Q तथा -Q इसके दो चालकों के आवेश हैं तथा V, अब दोनों प्लेटों में एक प्लेट पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, पीछे पड़ चुके हैं, तथा V इन दोनों के बीच विभवांतर है। C का निर्धारण पूर्णतया संधारित्र की ज्यामितीय आकृति आकार दो चालकों की अपेक्षिक स्थितियों द्वारा किया जाता है। धारिता के एकांक मात्रक फैराड है।
1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलाम पर वोल्ट होता है। तो ध्यान दीजिए कि C यानी धारिता का निर्धारण जो हो रहा है वो हमारा संधारित्र की ज्यामितीय आकृति यानी वो कैसा बना स्ट्रक्चर, आकार यानी साइज, और दो चालकों की अपेक्षिक स्थिति मतलब दोनों जो कंडक्टर प्लेट हैं वो कितनी दूरियों पर है, कैसी उनकी स्थिति है, उस पर निर्भर करेगा। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र यानी पट्टिकाओं के बीच निर्वात के लिए अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उनकी दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात है तो उसका फार्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। यहाँ A प्रत्येक संधारित्र का क्षेत्रफल तथा D उनके बीच की दूरी है। यदि किसी संधारित्र की दो पट्टिकाओं के बीच कोई विद्युत रोधी पदार्थ यानी परावैद्युत यानी डाइइलेक्ट्रिक भरा है तो आवेशित पट्टिकाओं के विद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत में नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर डाइइलेक्ट्रिक कोई भर दिया गया है कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में तो विद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत में नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। कैसे, इसको बताया गया है पीछे, इसको समझिए। मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अब इसके बीच में हम कोई परावैद्युत भर दें यानी डाइइलेक्ट्रिक इस तरह से भर दें और ये प्लेट मान लीजिए पॉजिटिव है, ये प्लेट निगेटिव है, तो इसके कारण इसमें प्रेरण की वजह से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, आंशिक धनावेश। इसमें ये पॉजिटिव है तो ये परावैद्युत की इस वाली साइड पे माइनस डेल्टा निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक ना। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस, तो द्विध्रुव की तरह बिहेव होने लगा कि नहीं, दो ध्रुव बन गए अपोजिट चार्ज वाले। तो जाहिर सी बात है नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है यानी इंड्यूस्ड हो जाता है। प्रेरित का मतलब प्रेरण के कारण, इंडक्शन के कारण ऐसा हो जाता है। तो समझने का प्रयास करिए। इस प्रभाव जिसे ध्रुवण कहते हैं यानी ध्रुव बन गए यानी पोलराइजेशन कहते हैं के कारण विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जायज है कि प्लस और माइनस प्लेटें हैं तो प्लस माइनस संधारित्र की जो प्लेटें उनके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा। तो जो अंदर परावैद्युत है उसमें उल्टा चार्ज उत्पन्न हुआ, या माइनस प्लेट है तो उसमें प्लस हुआ, इधर प्लस प्लेट है तो इसमें माइनस हुआ। तो प्लस से माइनस की ओर आंशिक विद्युत क्षेत्र इधर को उत्पन्न हो जाएगा। कुछ द्विध्रुव में जो परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया और द्विध्रुव के कारण इधर है, तो वही कह रहा है कि विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इससे परावैद्युत के भीतर नेट विद्युत क्षेत्र तथा इसीलिए पट्टिकाओं के बीच विभवांतर घट जाता है। अब विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है कि विद्युत क्षेत्र में कमी आ जाएगी क्योंकि ये कुछ घटा देगा, इसीलिए विभवांतर घट जाता है और नेट विद्युत क्षेत्र भी घट जाता है। परिणाम स्वरूप संधारित्र की धारिता C0 जबकि पट्टिकाओं के बीच कोई माध्यम नहीं अर्थात निर्वात है से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि C इक्वल टू KC0, तो K भर दिया गया तो K का कुछ मान होगा तो यह C की वैल्यू ज़्यादा आएगी जब कुछ नहीं भरा था उससे, क्योंकि गुणे में K हो रहा है ना। तो जाहिर सी बात है कि परावैद्युत पदार्थ बनने पर संधारित्र की धारिता बढ़ती है, विभव और विद्युत क्षेत्र घटता है। क्यों घटता है हमने समझा दिया। जहाँ के विद्युत रोधी पदार्थ का परावैद्युतांक है यानी डाइइलेक्ट्रिक है एक K। अब देखिए आगे संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कुल धारिता C निम्नलिखित संबंध द्वारा दर्शाई जाती है। तो श्रेणी क्रम में अगर धारिता हो तो उसको कैसे लिखते हैं, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट। पार्श्व क्रम यानी पैरेलल अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट। तो जो रेजिस्टेंस में होता है प्रतिरोध में उसका यहाँ उल्टा होता है, आगे पढ़ेंगे तो उसमें उल्टा आएगा इसका। यहाँ C1 C2 C3 व्यष्टिगत धारिताएं हैं यानी इंडिविजुअल एक एक की। अब आगे देखिए है आवेश Q, वोल्टता V तथा धारिता C
के किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा E निम्नलिखित संबंधों द्वारा व्यक्त की जाती है। तो U इक्वल टू हाफ क्यू वी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपान 2c, हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी। किसी विद्युत क्षेत्र के स्थान पर वैद्युत आवेश घनत्व यानी प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। सब फार्मूले हैं जो दिए गए हैं। हम देखें यहाँ पर विभव, धारिता, ध्रुवण, परावैद्युतांक का सब डायमेंशन दी गई है। अब देखिए कुछ विचारणीय विषय हैं, तो इनको हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो कह रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहाँ पर आवेश स्थिर रहता है में स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, परंतु जब किसी आवेश पर बल आरोपित होता है तो वह विराम में कैसे हो सकता है। अब देखिए जब बल लगाया जा रहा है तो अब स्थिर कैसे है, आता है जब दो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के विषय में चर्चा करते हैं तो यह समझा जाना चाहिए कि प्रत्येक आवेश कुछ अनिर्दिष्ट बलों जो उस आवेश पर लगे नेट कूलाम बल का विरोध करते हैं के प्रभाव से विराम में है। तो हमें यह समझना चाहिए कि अगर उस पर फोर्स लग रहा है फिर भी वो स्थिर है तो कोई कूलाम बल जो नेट होगा, जो बल लगा रहे हैं उसके विरोध में है, तभी वो विराम में है या स्थिर है। कोई संधारित्र यानी कैपेसिटर इस प्रकार विन्यासित होता है कि वह विद्युत क्षेत्र रेखाओं को एक छोटे क्षेत्र तक ही सीमित किए रहता है। यही सी बात है कि संधारित्र बहुत पास में रखी हुई दो प्लेटें हैं और प्लस से माइनस प्लेट्स की ओर विद्युत क्षेत्र होता है, तो बहुत कम जगह में विद्युत क्षेत्र को सीमित किए रखता है। इस प्रकार यद्यपि विद्युत क्षेत्र काफी प्रबल हो सकता है, परंतु संधारित्र की दो पट्टिकाओं के बीच विभवांतर कम होता है। तो विद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल हो सकता है लेकिन विभवांतर, ध्यान दीजिए, विभव तो बहुत हो सकता है, 1000 वोल्ट हो सकता है, लेकिन विभव में अंतर, मतलब अगर एक में 1000 वोल्ट है तो दूसरे में मान लीजिए 999 है, तो एक ही वोल्ट का अंतर है। तो विभव में अंतर बहुत कम होता है, ना कि विभव कम होता है। विभव तो 1000 20,000 हो सकता है, तो विभवांतर कम होता है और विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। तो वही कह रहा है कि यद्यपि विद्युत क्षेत्र काफी प्रबल होता है संधारित्र के अंदर यानी कैपेसिटर के अंदर, परंतु संधारित्र की दो पट्टिकाओं के बीच विभवांतर कम होता है। आगे, किसी गोलीय आवेशित कोश यानी कोई गोला है लोहे का, उसके अंदर छोटी सी गुहा है के पृष्ठ के आर पार विद्युत क्षेत्र संतत नहीं होता है यानी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। गोले के भीतर यह शून्य तथा बाहर यह सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट एन कैप होता है। तो गोले के भीतर जो है ये विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तथा गोले के बाहर एप्सिलॉन नॉट अपान एन कैप होता है, परंतु वैद्युत विभव पृष्ठ के आर पार संतत होता है। इसका मान पृष्ठ पर Q अपान 4 एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो देखिए वोल्ट जो विद्युत क्षेत्र है E वो गोले के बाहर तो इतना होता है एप्सिलॉन अपान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट एन कैप, लेकिन अंदर जो है 0 होता है, जबकि जो पोटेंशियल है, विभव है, वो पृष्ठ पर और अंदर समान होता है। उसका मान कितना होता है Q अपान 4 एप्सिलॉन नॉट आर होता है। कह रहा है पृष्ठ के आर पार यानी अंदर से बाहर तक यही रहता है। अब देखें, किसी द्विध्रुव पर लगा बल आघूर्ण P क्रॉस E यानी यह सदिशों का सदिश गुणन है, उसमें क्रॉस लगा है। अगर सदिशों का अदिश गुणन होता तो डॉट लगाया जाता। तो क्रॉस गुणन का मतलब सदिशों का सदिश गुणनफल है बल आघूर्ण। तो वही कह रहा है कि किसी द्विध्रुव पर लगा बल आघूर्ण P इंटू E इसमें E के परितः दोलन उत्पन्न करता है। तो ये E के परितः क्या करता है, दोलन यानी वाइब्रेशन होता है, मतलब इधर उधर चलता है। ऑसिलेट करता है।
जैसे घड़ी का पेंडुलम दोलन उत्पन्न करता है, जाहिर सी बात है बलाघूर्ण लगेगा तो वो दोलन ऐसे ऐसे करेगा। बलाघूर्ण मतलब ऐसा बल जो घूर्णन करा दे, घुमा दे, रोटेशन कराने की क्षमता रखता। केवल तभी जब प्रक्रिया क्षयकारी है तो दोलन अवमंदित होते हैं तथा द्विध्रुव अनंत ई के संरेखित हो जाता है। तो कह रहा है कि केवल तभी जब प्रक्रिया क्षयकारी है, यानी कमी आ रही है बलाघूर्ण में, तो क्या होगा कि दोलन अवमंदित होंगे, मतलब धीरे धीरे कम होंगे तथा द्विध्रुव अनंत ई के संरेखित हो जाता है, यानी अनंत नहीं अंततः, तथा द्विध्रुव अंततः ई के संरेखित हो जाता है, यानी ई की दिशा में रुक जाता है एकदम उसी के समांतर। ये कहने का मतलब है द्विध्रुव आघूर्ण जो पीछे पढ़ा है तो उसमें सब कुछ बताया गया है। अब 5वां पॉइंट है कि किसी आवेश Q के कारण अपनी स्थिति पर विभव अपरिभाषित है, यह अनंत होता है। तो किसी आवेश Q के कारण अपनी स्थिति पर विभव अपरिभाषित होता है, यह अनंत होता है। तो जाहिर सी बात है कि हम अनंत पर 0 मानते हैं विभव को, तो यहाँ पर Q के कारण उसी की खुद स्थिति पर विभव अपरिभाषित होता है, यानी यहाँ पर अनंत होता है। अब देखिए किसी आवेश Q की स्थिर ऊर्जा के व्यंजक QV W=QV होता है, R हमारा पोजीशन वेक्टर है, में V पोजीशन वेक्टर R बाह्य आवेशों के कारण विभव है तथा Q के कारण विभव नहीं है। ध्यान दीजिए ये R इसीलिए रखा गया है कि पोजीशन बताए, तो वही कह रहा है कि किसी आवेश Q की स्थिर ऊर्जा के व्यंजक QV में V जो है यह बाह्य आवेशों के कारण विभव है तथा Q के कारण विभव नहीं है। जो यहाँ ये Q है इसके कारण नहीं है, किसी दूसरे के कारण है जो बाह्य आवेश है। जैसा कि बिंदु 5 में देखा, यह व्यंजक उस स्थिति में है जबकि स्वयं आवेश Q के कारण विभव को VR में सम्मिलित कर लें सही रूप में परिभाषित नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि जैसा कि बिंदु 5 में देखा गया है, तो देखिए बिंदु 5 है, इसमें कह रहा है कि किसी आवेश Q के कारण अपनी स्थिति पर विभव अनंत होता है, परिभाषित है, यानी ये अनंत होता है। तो Q के कारण तो अनंत है, लेकिन यहाँ पर V है, W=QV स्थितिज ऊर्जा में, U कहें या W कहें, तो जाहिर सी बात है कि ये V जो है इस Q के कारण नहीं है बल्कि बाह्य आवेश के कारण ये V है, क्योंकि Q के कारण विभव अनंत है, इसलिए इसका मतलब ये V इस Q वाला नहीं है। जैसा कि बिंदु 5 में देखा, जैसा हमने अभी फिर देख लिया, यह व्यंजक उस स्थिति में है जबकि स्वयं आवेश Q के कारण विभव को VR में सम्मिलित कर लें सही रूप में परिभाषित नहीं होगा। अब देखिए ये कह रहा है कि यह व्यंजक जो ये निकला है QV, यह उस स्थिति में है कि अगर हम Q के साथ इस V को सम्मिलित कर लें तो ये फिर सही रूप में ये परिभाषित नहीं हो पाएगा। किसी चालक के भीतर यानी कोटर यानी जो खाली जगह है, गुहा, बाह्य वैद्युत प्रभावों से परिरक्षित रहता है। तो जाहिर सी बात है कि अंदर जब विद्युत क्षेत्र है ही नहीं तो वहाँ कोई सामान रख देंगे तो उसकी रक्षा होती रहेगी विद्युत क्षेत्र से, इसीलिए परिरक्षित होता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण उस परिस्थिति में प्रभावी नहीं रहता जिसमें आप कोटर में भीतर आवेश रख देते हैं। अब अगर हम भीतर उसी में आवेश रख देंगे तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो कैसे परिरक्षित रहेगा? तब तो चालक का बहिर्भाग भीतर के आवेशों के विद्युत क्षेत्र से परिरक्षित नहीं रहता। तो अगर उस गुहा में या कोटर में या कैविटी में भीतर अगर चार्ज रख देंगे, फिर कोई यंत्र रखेंगे सुरक्षित रखने के लिए, तब नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो जो अंदर आवेश रखें उसके कारण विभव होगा, उसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा, एक अलग प्रक्रिया हो जाएगी और उस विद्युत क्षेत्र से वो यंत्र प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से भी खत्म हो गया। अब अभ्यास के अंतर्गत क्वेश्चन जो है ये अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।